नासमझी ना होती तो पीवी नरसिंह राव के देहांत के बाद 24 अकबर रोड में उनका शव जाए, कांग्रेस माल्यार्पण करे जी। ये जो विचार था उसको रोक दिया गया। और हैदराबाद में भी अगले दिन उनका जिस दिन दाह संस्कार हुआ है, अखबारों में खबर छपी कि अधजली उनका शव आधा जला हुआ छोड़ करके कांग्रेस के लोग चले गए। आप खुद भी इमरजेंसी के खिलाफ एक प्रमुख नाम रहे हैं। आपको अंडरग्राउंड काम करने के लिए वाराणसी भेजा गया था। कांग्रेसी उस समय आईबी के, पुलिस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। चौधरी साहब 4-5 घंटे उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ, इमरजेंसी की ज्यादतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दिया है और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड है। लोग ये पूछ रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या क्यों नहीं बुलाया गया। अब लोगों को इसका ये दोनों सवाल उनके उत्तर उनको मिल गए होंगे। नेहरू जी ने तो खुद ले लिया, हाँ, भारत रत्न। इंदिरा गांधी ने भी खुद ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिसका जो अभी नेतृत्व है जी, वो नासमझी भरा नेतृत्व है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जिनका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये खुद एक संस्थान है। ये वे शख्सियत हैं जो गांधी परिवार की अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़े प्रतीक रहे हैं। इन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया बल्कि जेपी के बाद जेल जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, मगर फिर भी ये नेता नहीं बने, बल्कि कई बार सांसद की कुर्सी ठुकरा दी। आज किसी के लिए भी सोच पाना बड़ा मुश्किल है। आप सोचिए ना, कोई आपको सांसद की कुर्सी दे और आप ठुकरा दें। राजनीति में बेहद करीब रहने के बाद भी इनके भीतर का पत्रकार हमेशा जिंदा रहा और इसीलिए जहां छोटे छोटे पत्रकारों को बड़े बड़े पुरस्कार मिलते रहे, वहां आज भी इनकी निष्पक्षता की पूरी दुनिया कायल है। इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता का ही परिणाम था कि चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर समेत कई प्रधानमंत्रियों के साथ इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जिस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में गांधी परिवार को आजीवन हेड बना दिया गया था, उसी संस्था में मोदी सरकार ने इन्हें चेयरमैन बनाया। ये एसजीटीयू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, शिक्षाविद हैं, कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं, हिंदुस्तान समाचार के समूह संपादक हैं और आज 78 साल की उम्र में भी पत्रकारिता का वही जज्बा लिए सार्वजनिक जीवन में बहुत ही सक्रिय हैं। मेरे साथ हैं दोस्तों राम बहादुर राय जी। मैं इन्हें बाऊ जी कहता हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इनका मार्गदर्शन मुझे मिल पाता है। आपको प्रणाम करता हूं बाऊ जी, आपका आशीर्वाद मिला और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाऊ जी। बाऊ जी, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस समय एक बहुत अच्छी खबर मिली कि मोदी सरकार ने 3 महान हस्तियों को, कर्पूरी ठाकुर के बाद, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद, इस समय 3 बड़ी हस्तियों को उन्होंने भारत रत्न देने का फैसला किया है, जिसमें सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जी और कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन जी। तो आप इन तीनों शख्सियतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं? ये कर्पूरी ठाकुर जी के लिए तो पिछले 1 साल से जितने तरह के समाजवादी हैं जी, वे अभियान चला रहे थे जी, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सचमुच उनकी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचेगी। जी। जिस 23 जनवरी को जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री ने स्वयं की जी, तो मुझे रात को 12 बजे रघु ठाकुर, जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं जी, और पुराने समाजवादियों में से हैं, लोहिया के जो बहुत प्रिय लोग थे उनमें से एक हैं,
हमारे मित्र भी हैं, उनका रात को 12 बजे के आसपास संदेश मुझे मिला। अच्छा। और उन्होंने लिखा कि हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम सब बहुत प्रसन्न हैं और उचित जगह, यानी उनका आशय ये था कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक आप मेरी बात पहुंचा दीजिए, हम बहुत आभारी हैं। जी। सहयोग की बात है कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती का आयोजन विज्ञान भवन में था, जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे। और 24 की सुबह ही हमको संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि आपको भी मंच पर रहना है और बोलना भी है। जी। तो अमित शाह जी के बोलने से पहले जब मेरा समय था तो मैंने यहीं से शुरू किया कि रघु ठाकुर ने ये संदेश दिया है और अब इससे बड़ा उचित मंच कौन सा हो सकता है जिसमें हम उनका आभार सबको बता दें। जी। रघु ठाकुर को भी ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न का सम्मान मिला है, जी। मैंने वो इसके बारे में लिखा भी है अपनी पत्रिका में। तो मैंने कहा कि निराले प्रधानमंत्री ने एक निराले ढंग से घोषणा की और कर्पूरी ठाकुर को दरअसल भारत रत्न का सम्मान समाजवादी आंदोलन में खास करके उनका जो योगदान है वह योगदान है गैर कांग्रेसवाद में, यानी गैर कांग्रेसवाद की जितनी भी पार्टियां हैं उनको जोड़ने में। जी। और दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों का उन्होंने ख्याल किया बिहार में। पिछड़े 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 तो चल रहा था, लेकिन जो अति पिछड़े थे उसकी कोई चिंता नहीं करता था। बिल्कुल। वो उन्होंने एक नया सब कैटेगराइजेशन किया जी। और आज भी सब कैटेगराइजेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब उसके बाद आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला। जी। और सचमुच 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में रामलला के मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, जी, तो दरअसल ये 500 साल का जो लोगों का सपना था, मैं इसको कहता हूँ भारतीय आत्मा की पुनर्स्थापना हुई और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बड़प्पन है कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को याद किया। लोग ये पूछ रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या क्यों नहीं बुलाया गया या अयोध्या क्यों उनको जाने से रोका गया, दोनों बातें थी। जी। अब लोगों को इसका ये दोनों सवाल उनके उत्तर उनको मिल गए होंगे। आडवाणी जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी जी ने दरअसल उस यात्रा को याद किया और उस यात्रा में खुद, मैं जानता हूँ उस यात्रा की कहानी। जी। उन दिनों विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। जी। और मैं अक्सर उन दिनों लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलता था। जी। क्योंकि मैं पार्लियामेंट 86 से 2004 तक हम रोज़, यानी जब भी संसद होती थी तो मैं वहाँ जनसत्ता या नवभारत टाइम्स के संवाददाता के रूप में जाता था। जी। आडवाणी जी से हमारा पुराना परिचय भी था। तो एक दिन मैंने आडवाणी जी से पूछा कि आपकी सरकार कैसी चल रही, तो सरकार में वो थे नहीं, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार एक तरफ लेफ्ट और दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थन से चल रही। हर मंगलवार को प्रधानमंत्री के निवास पर 5-7 लोगों का भोजन होता था, जिसमें लेफ्ट से ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत होते थे, बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी होते थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह और देवीलाल और कभी कभी जो है वो अरुण नेहरू। इन लोगों की मीटिंग से दरअसल आगे के योजनाएं, आगे के काम तय होते थे।
आडवाणी जी से जिस दिन मैंने पूछा कि कैसी चल रही है सरकार, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा ख्याल है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार चलाना नहीं चाहते। अच्छा। और उनका ख्याल सही था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चलने नहीं जा रही थी। तो बीजेपी के सामने ये सवाल था कि अब जब चुनाव होगा तो हम किस मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। जी। तो बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा था और अंततः सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा का फैसला हुआ। सोमनाथ से और महाराष्ट्र तक की यात्रा का जिम्मा, वो यात्रा किस रास्ते से जाएगी, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, यह सब नरेंद्र मोदी ने किया। और उनके संगठन कौशल की दरअसल देशव्यापी चर्चा उस यात्रा से शुरू हुई। जी। और इसकी एक दूसरी कहानी है जो मैं अभी बताना चाहता हूँ। वह ये कि आडवाणी जी को आत्मविश्वास नहीं था कि उन रथ पर वो बैठेंगे और उनके लिए लोग आएंगे। अच्छा। ये विश्वास नहीं था उनको। बल्कि गुजरात से बाहर जाते समय प्रमोद महाजन ने ये बात कही भी थी। नहीं, वो यात्रा की जब योजना बन रही थी उस समय मुझे याद है कि आडवाणी जी से कई बार हमारी बात हुई। जी। दो लोग योजना यहाँ बना रहे थे, गोविंदाचार्य और प्रमोद महाजन। जी। तो इन लोगों ने योजना बनाई, परंतु आडवाणी जी बहुत हिचकते हुए, बहुत संकोच से उन्होंने ये स्वीकार किया। वे ये मानते थे कि पॉपुलर लीडर तो वाजपेयी जी को देखने के लिए लोग आएंगे, मुझे देखने कौन आएगा। लेकिन जब गुजरात में यात्रा सफल हुई और उसका श्रेय मोदी जी को हुआ, तो उसके बाद फिर तो जो सिलसिला चला, मैं स्वयं भी बिहार की उनकी यात्रा में 4 दिन साथ था। अच्छा। यानी 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक धनबाद से लेकर पटना तक जो यात्रा थी उसमें मैं साथ था। और अब उस यात्रा से दरअसल अयोध्या आंदोलन का एक नया मोड़ शुरू होता। उस यात्रा से पहले अयोध्या आंदोलन संतों, महात्माओं और विश्व हिंदू परिषद और संघ का आंदोलन था। जी। हिंदू समाज का भी आंदोलन था। लेकिन आडवाणी जी की यात्रा से अयोध्या आंदोलन ने दरअसल राजनीतिक उसका आयाम जुड़ा, और बिना राजनीतिक आयाम जुड़े उस आंदोलन में कोई गति नहीं हो सकती थी। तो उसका जो श्रेय आडवाणी जी ने जो काम किया, उस काम के एवज में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आडवाणी जी को वो सम्मान भारत रत्न का दे करके। मैं बीच में एक छोटा सा सवाल पाऊँ जी। हाँ, कि क्या वो परिस्थिति जन्य स्थिति थी जो राम मंदिर का मुद्दा अपनाया, या उनके दिल में था कि हाँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है? आडवाणी जी के दिल में था तभी कि आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आंदोलन, हाँ, उनकी हिचक ये जरूर थी कि उनकी लोकप्रियता, यानी वो केंद्र में होंगे तो बढ़ेगा या नहीं, इसमें उनको संकोच था। लेकिन आडवाणी जी, पालनपुर में जो प्रस्ताव पारित हुआ था जून में 89 में, उसमें उनकी भूमिका थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नया मोड़ लिया 87 में आगरा से, उसका नेतृत्व तो आडवाणी जी कर रहे थे। तो आडवाणी जी के मन में तो था, अयोध्या आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा निस्संदेह थी, लेकिन वो ये जरूर उनके मन में था कि कहीं उनके नेतृत्व में लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। अब जब अयोध्या आंदोलन का रथ चल पड़ा, तो दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को ही श्रेय है कि 89 के बाद जो 91 का चुनाव हुआ, तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उससे पहले जितने चुनावी पंडित हैं
उनकी एक थ्योरी होती थी। वो थ्योरी ये होती थी कि बीजेपी जब गठबंधन में होती है तो उसको फायदा होता है, जब अकेले लड़ती है तो नीचे आ जाती है। जी। पहली बार अयोध्या की रथ यात्रा ने इस थ्योरी को तोड़ दिया और गठबंधन से अलग होकर बीजेपी ने 91 का चुनाव लड़ा और उसमें 120 सीटें मिली। जी बिल्कुल। तो ये अयोध्या आंदोलन और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। जी। तो मैं ये कहूँगा कि आडवाणी जी को भारत रत्न देकर उनका न केवल सम्मान हुआ है बल्कि अयोध्या आंदोलन को पुनः याद किया गया है। और उसी तरह से आज जो घोषणा हुई है जी, उसमें चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव जी, एस स्वामीनाथन, ये तीनों को भारत रत्न का सम्मान प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक इस अर्थ में कि प्रधानमंत्री ने जब कुछ दिन पहले कहा कि हमारे देश में 4 जातियां हैं, किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है। तो ये जो 3 हैं, ये 3 दरअसल चौधरी साहब किसानों के प्रतिनिधि हैं। उसी तरह से उन किसानों के प्रतिनिधि किसान वैज्ञानिक के रूप में एम स्वामीनाथन है जी। और आज भारत जो ब्यूरोक्रेटिक जंगल से कुछ बाहर निकला, उदार रास्ते पर चला जी, तो उसका श्रेय पीवी नरसिंह राव को है। पीवी नरसिंह राव कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने कई नई परंपराएं डाली जी। उदारीकरण के लिए तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जिस बात को लोग भूल जाते हैं जी, वो ये है कि पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री रहते हुए जी, संयुक्त राष्ट्र में जब कश्मीर का मसला वहाँ बहस में था जी, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भेजा। हाँ, यानी भारत सरकार और विपक्ष में राष्ट्रीय सवालों पर सहयोग हो सकता है, इसके प्रतीक भी पीवी नरसिंह राव है। और पीवी नरसिंह राव ही हैं जो जब पद छोड़ रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी को बुला करके उन्होंने कहा कि हमने तो दबाव में परमाणु परीक्षण नहीं किया, ये काम आप करिए, आपका करना है। और वो काम हुआ बिल्कुल। तो पीवी नरसिंह राव कई मायने में अनोखे आदमी थे। मैं उनसे मिला भी हूँ जी, और 2-3 पत्रकारों के साथ मिला हूँ। कुछ बताइए। आर.के. मिश्रा जी, निखिल चक्रवर्ती, प्रभास जोशी जी, क्योंकि उन दिनों अयोध्या बाबरी मस्जिद के ध्वंस के पहले जी, जो बातचीत चल रही थी तो उसमें पीवी नरसिंह राव की ओर से ये 3 लोग बात करते थे और इनकी गाड़ी जहाँ अटकती थी वहाँ वो हमारी मदद लेते थे। अच्छा। तो कभी रजू भैया से बात करने के लिए हमको बुलाते थे या कभी वाजपेयी जी से बात करने के लिए बुलाते थे। इस तरह से जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो इन तीनों के मन में ये सवाल था कि पीवी नरसिंह राव ने क्या किया जी। तो ये तीनों गए और उनके साथ मैं भी गया पीवी नरसिंह राव के पास। तो इन लोगों ने पूछा कि आपने सुनते हैं कि उस दिन जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो आपने मौन साध लिया था और 4 बजे तक आपने कुछ नहीं किया। तो पीवी नरसिंह राव ने कहा कि आप लोग मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं जी, उसका अर्थ आप जानते होंगे, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के गिरने के बारे में मैंने जो किया वो ठीक किया। और फिर उन्होंने कहा कि राजनीति में आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ।
अच्छा बाबूजी, एक सवाल मन में आ रहा है कि जैसे इस समय विपक्ष और खास करके कांग्रेस के ही ये सबसे बड़े नेता रहे हैं, तो कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि मोदी जी देश की राजनीति को बांट रहे हैं, मतलब बंटवारे की राजनीति पे ये लोग उतर आए, उत्तर दक्षिण भाषा का विवाद हो। ऐसे मौके पर जब दूसरी विचारधाराओं के लोगों को भी पीएम मोदी सम्मान दे रहे हैं, खास करके अभी जितने लोग हैं उसमें सिर्फ 3 लोग भारत रत्न, और आज जिन 3 लोगों को दिया गया उसमें वो तीनों के तीनों मतलब भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बांट रहे हैं दक्षिण और उत्तर में, जी, तो उसका जवाब भी इस भारत रत्न में आ गया है जी। और दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिसका जो अभी नेतृत्व है जी, वो नासमझी भरा नेतृत्व है। जी, नासमझी ना होती तो पीवी नरसिंह राव के देहांत के बाद जी, उनको यहाँ से उनके दाह संस्कार के लिए हैदराबाद नहीं भेजा जाता। जी, नासमझी ना होती, मन में अगर विद्वेष का भाव अपने ही नेता के प्रति ना होता, जी, तो 24 अकबर रोड में उनका शव जाए, कांग्रेस माल्यार्पण करे, जी, ये जो विचार था उसको रोक दिया गया। जी, बड़ी देर तक वो ट्रक जिस पर पीवी नरसिंह राव का शव रखा गया था, जी, वो 24 अकबर रोड पर के गेट रखा पर ही खड़ा है। रहा और लोगों को इस बात का अफसोस हुआ कि उनका दाह संस्कार जब उनका निधन दिल्ली में हुआ है, जी, तो उनका हक बनता था, अस्वाभाविक भी बात थी कि उनका भी उसी तरह से दाह संस्कार हो जैसे राजघाट में बाकी प्रधानमंत्रियों का हुआ है। जवाहरलाल नेहरू का हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है, राजीव गांधी या का। राजीव गांधी का हुआ है, जी, और राजघाट में उनके लिए जगह निकाली जा सकती थी। जी, आज जब आप राजघाट में समाधियों को देखते हैं तो उसमें पीवी नरसिंह राव की कोई समाधि नहीं है। बिल्कुल। उनको भेज दिया गया हैदराबाद, और हैदराबाद में भी अगले दिन उनका जिस दिन दाह संस्कार हुआ है उसके अगले दिन मुझे याद है अखबारों में खबर छपी कि अधजली उनका शव आधा जला हुआ छोड़ करके कांग्रेस के लोग चले गए थे, और वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि आधा ही जला है, तो अगले दिन उसका शायद इंतजाम किया गया होगा। यानी सोनिया गांधी की कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव का जितना अपमान हो सकता था उतना किया, और ये पूरी दुनिया जानती। जी, अब ऐसे समय में जब पीवी नरसिंह राव को कांग्रेस के इतिहास से विस्मृत करने की कोशिश हो रही है, जी, और उनके गुणों की जब भारत रत्न दिया गया है, जी, तो अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। यानी पीवी नरसिंह राव के गुणों की, भारत की राजनीति में उनके योगदान की अब चर्चा शुरू होगी। जी। और बाबूजी, तब ये लोग मानेंगे जी, कि कांग्रेस में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो पीवी नरसिंह राव था। और बाबूजी अभी जैसे ही ये घोषणा हुई, उनके पोते का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2004 से 14 के बीच आप भारत रत्न या कोई अवार्ड तो छोड़िए, उनको जितना अपमानित किया गया वो मतलब बड़ा विचित्र है। मैं ये बयान भी आप सभी के लिए पहले सुनाना चाहता हूँ, आप पहले ये बयान सुनिए। I blame the UPA government, especially the Gandhi family, from 2004 to 2014, when UPA government was in power in center. Leave alone Bharat Ratna, leave alone any awards. The Gandhi family was very, very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. Not only that, he has been constantly, consistently have been insulted, and all the benefits which the Congress party has been attributed has been given to the Gandhi family, and all the failures have been attributed to Narasimha Rao family. तो
देखा दोस्तों कि नरसिम्हा राव के पोते वो किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। अब एक सवाल उठता है बाबूजी कि आज देश जिस उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके जन्मदाता तो खुद पीवी नरसिम्हा राव थे, वो प्रधानमंत्री थे। अब जिस तरीके से ये मनमोहन सिंह के बारे में कहते हैं गांधी परिवार के लोग या कांग्रेस, उस तरीके से उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, ओन क्यों नहीं करते? वो भी तो आपके थे। तो ऐसी कौन सी वजह है बाबूजी, क्या लगता है? पीवी नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा जी। और 10 जनपद जैसा चाहता था वैसा उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री को जो करना चाहिए वह उन्होंने किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बारे में हो जी। चाहे सरकार चलाने के बारे में हो। जी। तो जो 10 जनपद की पीवी नरसिंह राव से नाराजगी थी जी। वो ये थी कि उनके वो चाकर नहीं बने गांधी परिवार के। हाँ, और इसलिए उनकी उपेक्षा हुई। जी। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिंह राव को सम्मान देकर दरअसल दक्षिण और उत्तर को नए सेतु से जोड़ा है। जी। और ये कोई पहली बार नहीं उन्होंने किया है, बल्कि तमिल संगमम जो काशी तमिल संगमम हो रहा है जी, या उससे पहले जो सुब्रमण्यम भारती हैं जी, उनका जब 150 साल मनाया गया तो सुब्रमण्यम भारती उन कवियों में से हैं, उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ अपना लगा दिया। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल अखबार में पत्रकार थे जी, और जो लिखते थे उससे अंग्रेजी सरकार कांपती थी। उनके खिलाफ वारंट हुआ तो पांडिचेरी चले गए और 10 साल पांडिचेरी में थे। सुब्रमण्यम भारती की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रवाद की कविताएं हैं, बिल्कुल भारतीयता की कविताएं हैं, भारत माता की स्तुति उसके है। जरिए तो उस सुब्रमण्यम भारती को भी बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया और उनकी धूमधाम से 150वीं मनाई गई। जी। अब तमिल और काशी का जो संबंध है जी, वो संबंध ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक कारणों से कोई द्रविड़ संस्कृति की बात कर रहा है, कोई आर्य संस्कृति की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ये आर्य और द्रविड़ का विभाजन बनावटी विभाजन है। भारतीयता की जो एक सूत्रता है वह वास्तविक है और वो दक्षिण और उत्तर का जो भेद है, तमिल और काशी का जो दरअसल मेल है, उसको उन्होंने उजागर किया और उसका असर तमिलनाडु में बहुत व्यापक है। जी। वैसे ही तमिलनाडु को ही इस बात का श्रेय है कि पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में सेंगोल जो आया की स्थापना की। अब सेंगोल जवाहरलाल नेहरू के समय में भी आया था, लेकिन चोरी छुपे आया था और उसको छड़ी बना दिया गया था। आनंद भवन में बहुत दिनों तक था, फिर बाद में इलाहाबाद संग्रहालय को उन्होंने दे दिया। लेकिन इलाहाबाद संग्रहालय को भी पता नहीं था कि इसका महत्व क्या है। जब नई संसद में सेंगोल की खोज होने लगी और सेंगोल स्थापित करने की बात आई, तब इलाहाबाद के संग्रहालय के लोगों को मालूम हुआ कि इसका महत्व ये है। क्या है? और उस परिवार में, जिस परिवार ने बनाया, जो परंपरागत परिवार है, उसके स्वामी आए और केवल स्वामी नहीं आए, हर मठ के, यानी 24 मठ हैं उस तरह के जी। हर मठ के स्वामी इस बार आए थे। जी। तो कहना यह है कि ये जो बनावटी भेद है, राजनीतिक कारणों से भेद पैदा किया जाता है और कांग्रेस की पुरानी स्टाइल रही है। और इस बार भी बाबूजी जब नए वर्ष में संसद सत्र की शुरुआत हुई तो उसी सेंगोल को आगे आगे और राष्ट्रपति का आगमन हुआ, तो एक नई व्यवस्था परंपरा भी संयुक्त अधिवेशन में सेंगोल को अब हमारे यहाँ राज्य दंड की
का स्थान प्राप्त हो बिल्कुल। गया है। बाबू जी, एक और सवाल है कि उनके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी जब दिया गया भारत रत्न तो उनके पोते जयंत ने ट्वीट किया कि दिल जीत लिया, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव से पहले का पॉलिटिकल स्टंट। तो एक सवाल उठता है कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं दिल जीत लिया? कांग्रेस के पास भी मौका था। तो क्या कहेंगे, ये पॉलिटिकल स्टंट है या नहीं? बात है कि कांग्रेस वही देखती है जो जी। वो देखना चाहती है, और कांग्रेस वही करती है जो वो करती रही है। जैसे इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को जी कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, जी और अचानक समर्थन वापस ले लिया। तो चौधरी चरण सिंह का अपमान 1979 जुलाई में उनकी सरकार चली गई। जी चौधरी साहब का सम्मान होता अगर इंदिरा गांधी उनकी सरकार को चलाती, जी क्योंकि 79 का मतलब था कि 77 में चुनाव हुआ था, और 82 में अगर लोकसभा चलती रहती, कांग्रेस अपने वादे पर टिकी रहती, कायम रहे। तो चौधरी चरण सिंह 2-2.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे समर्थन वापस लिया और उनकी सरकार चली गई। और उसके बाद भी याद और नहीं किया। चौधरी चरण सिंह को, जगजीवन राम को कभी कांग्रेस ने वो स्थान नहीं दिया जो अपने जवाहरलाल नेहरू को दिया हो, गांधी परिवार को, या राजीव गांधी इंदिरा को दिया हो। या- तो ये दो लोगों ने तो जीते जी ले लिया बाबू जी। नेहरू जी ने तो खुद ले लिया हाँ, भारत रत्न, इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी ने भी खुद हाँ, ले लिया। दूसरों की तो बात ही अलग है। बल्कि मैं बताऊं, आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी भारत रत्न की, तो उन्होंने ट्वीट में एक और बात लिखी है। वो लिखते हैं कि वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप खुद भी इमरजेंसी के खिलाफ एक प्रमुख नाम रहे हैं। आपको अंडरग्राउंड काम करने के लिए वाराणसी भेजा गया था, फिर वहाँ पर आपकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो कुछ उस पर प्रकाश डालिए। जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो मैं था कानपुर में, और जी। पटना पहुंचा जी तो वहाँ हमको ये सलाह दी गई कि जहाँ आप छिप कर रह सकते हैं वहाँ जी। जाइए। मुझे लगा कि हम बनारस से परिचित हैं और बनारस में बहुत सारे परिवार हैं जहाँ हम रह सकते हैं। एक जगह सामान रखा और दूसरी जगह जहाँ हम रहने के लिए जा रहे थे, जी मैदागिन नाम की जगह है, जहाँ दरअसल उस समय के लोकसभा सदस्य सुधाकर पांडे और यूथ कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे। जी। मैं सड़क पार कर रहा था, थोड़ा अंधेरा था, फिर भी लोगों ने देखा कि राम बहादुर राय जा रहे हैं। तो पास में ही कोतवाली है, और कोतवाली को सूचना दी गई कि इनको गिरफ्तार करिए, और पुलिस ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और हमको गिरफ्तार करके ले गए। तो कांग्रेसी उस समय आईबी के, पुलिस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। हम चूँकि कि जेल से मैं 16 महीने बाद बाहर आ गया था जी और अंडरग्राउंड वर्किंग में फिर शामिल हो गया, जी तो आखिरी दिनों में चौधरी चरण सिंह से मेरी भेंट भी हुई। जी एक दिन ये आज केसी त्यागी और ने ही मेरी चौधरी साहब से भेंट कराई। जी। चौधरी साहब उत्तर प्रदेश भवन में रुके हुए थे, मुख्यमंत्री के कमरे में, जी और विपक्ष के नेता तो थे ही उत्तर प्रदेश में। 4-5 घंटे उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ, इमरजेंसी की ज्यादतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दिया है, और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड है। यानी उससे लंबा भाषण और किसी का नहीं है। 4-5 घंटे। और उस भाषण के बाद चौधरी साहब आए थे। मुझे याद है कि दिसंबर 76 के आखिरी
दिनों की बात है। जी मैं दिल्ली आया हुआ था क्योंकि कुछ चुने हुए लोगों की एक बैठक थी, जी और जब चौधरी साहब के करीब जो लोग थे उस समय, उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप चौधरी साहब से आपकी बात होनी चाहिए। मैं जी गया मिलने के लिए, बड़ी देर तक उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि छात्र संगठन यानी खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग अंडरग्राउंड वर्किंग में किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से राजनीतिक चेतना पैदा करने की कोशिश हो रही है। उस समय जो सबसे बड़ा सवाल था, चूँकि कि चौधरी साहब से मिलने से थोड़े दिन पहले जेपी से मेरी भेंट हुई थी, जी क्योंकि जेपी जसलोक हॉस्पिटल में थे और उनके एक मित्र का देहांत हुआ था बनारस में, तो बनारस से वो आए थे। और ध्वजा प्रसाद साहू, मुझे याद है ध्वजा प्रसाद साहू का देहांत हुआ था, जी तो वो और बनारस में ही हुआ था। तो जेपी मिलने के लिए जेपी उनका के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। जेपी से मैं मिला गांधी विद्या संस्थान में। मैंने जेपी से पूछा कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि केवल एक काम करने की जरूरत है, जी विपक्ष के 4 दलों को मिलाकर एक दल बनना चाहिए। उसके लिए जो भी आप वातावरण बना सकें आप लोग वो करिए। मैंने चौधरी साहब से भी अपनी बातचीत में यही कहा कि जेपी भी ये चाहते हैं कि ये जो लोकदल है, चौधरी साहब लोकदल के नेता थे, कांग्रेस संगठन के मुरारजी भाई देसाई, जी सोपा के जॉर्ज फर्नांडिस और जनसंघ, ये 4 दलों को मिला करके एक दल बनाने की इच्छा जेपी की थी। और उसके लिए इमरजेंसी के दिनों में लगातार मुंबई में बैठक भी होती थी। चौधरी साहब भी उस प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन अंततः जब 18 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा हुई तब जनता पार्टी बनी, यानी जो जेपी चाहते थे। तो चौधरी साहब से हमारी लंबी बात हुई और चौधरी साहब से हमारी उनके आखिरी दिनों में भी बात होती थी। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जी चौधरी साहब कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने का मुद्दा उठाया, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने 2 नेताओं में देखा, चौधरी चरण सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा। चौधरी साहब के जीवन काल में मैं नहीं जानता कि वो फाइलें कहाँ पर हैं, लेकिन चौधरी साहब 1937 से लेकर 1937 में वो मंत्री वगैरह हो गए थे। 1937? हाँ, 1937 में जो उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की सरकार बनी थी उसमें चौधरी साहब भी शामिल थे। तो चौधरी साहब का जो राजनीतिक जीवन है वो 1937 से लेकर के और लंबा 1982 तक का जीवन है। आज़ादी से भी पहले? हाँ, आज़ादी से भी पहले। और 37 से उनके पास उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखे हैं वो उसकी फाइल भी थी उनके पास। और वो आर्य समाज के, अभी महर्षि दयानंद के 200 साल हो रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना के 150 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दोनों आयोजनों को मनाने की एक बड़ी अपील की है। चौधरी साहब अगर आज जीवित होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए बड़ी सराहना करते, क्योंकि आर्य समाज के उन पर संस्कार थे। जी। और मुझे याद है 1982 में मैं उनसे मिलने के लिए 13 तुगलक रोड, 12 तुगलक रोड पर वो रहते थे, 12 तुगलक रोड पर जाता था जी। तो वो पुरानी फाइलें अपनी दिखाते थे और दिखाते थे कि देखो ये जो कन्वर्सन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस में रहकर मैंने आवाज़ उठाई थी। चौधरी हाँ। तो चौधरी साहब के अपने राजनीतिक जीवन में कुछ विषय था जो उनके दिल के करीब था। उसमें धर्मांतरण, किसानों
की खुशहाली का सवाल, और दूसरा कि कोई ऐसा आंदोलन चले देश में जिसमें कि लोग गरीब को का उत्थान हो। तो ये चौधरी साहब के जीवन का था, और इस नाते मैं मानता हूँ कि चौधरी साहब को भारत रत्न देकर, दरअसल चौधरी साहब को जो लोग मानते हैं, चौधरी साहब को एक बड़ा समूह जी जाट समूह, जी, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो पश्चिमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, उनको ईश्वर तुल्य मानता है। बिल्कुल। और उनका सम्मान दरअसल दूसरे प्रकार से ईश्वर तुल्य एक नेता हुआ है, उसका सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।